यूपी में अवैध हथियारों पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में अवैध हथियारों पर स्वतः संज्ञान लेकर यूपी सरकार से जवाब भी तलब किया है। ये सारे गैरकानूनी हथियार उत्तर प्रदेश के हापुड़ इलाके से बरामद किए गए। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है जो इन हथियारों को दिल्ली समेत देश के कई अन्य इलाकों में भेज रहे थे। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश अवैध हथियारों के मामले में देश में टॉप पर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2021 में देश में कुल 71,458 अवैध हथियार पकड़े गए। अकेले यूपी में ही 33,178 की बरामदगी हुई, जो देश में बरामद किए गए हथियारों के 46% हैं। लेकिन यूपी का गन कल्चर अब सुप्रीम कोर्ट से छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लेकर यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी में गैर लाइसेंसी हथियारों का चलन परेशान करने वाला है। भारत अमेरिका नहीं है जहां हथियार रखना मौलिक अधिकार है। यूपी सरकार बताए कि इस सिलसिले में कितने केस दर्ज हुए हैं, साथ ही गैर लाइसेंसी हथियारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल मैटर चल रहा था, तो उस पे कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों अनलाइसेंस फायर आर्म्स इतने आराम से इस पार्ट ऑफ द कंट्री में यूज़ होता है। तो उस पे कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्टेट ऑफ यूपी को नोटिस इशू किया है और कहा है कि आप इसकी रोकथाम के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उसके बारे में एफिडेविट में देंगे। इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं जहां पे बहुत आराम से यूज़ हो रखा है आपका, और उसको रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर भीतर देने के लिए कोर्ट ने उनको बोला है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कदम हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी पर उठाया है। अब यूपी सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देना है। यूपी में गन कल्चर को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, लेकिन इस बार यूपी सरकार की ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उसे इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत को ठोस जवाब देना है। हापुड़ से अदनान के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है। 16 फरवरी को वोट पड़ने हैं। कुल 60 सीटों के लिए 259 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट साथ साथ आ गए हैं और तिरपा मोथा जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने समीकरण बदल डाले हैं। रत्नदीप चौधरी और अंकित त्यागी की रिपोर्ट देखिए। त्रिपुरा में प्रचार के आखिरी दिन सुबह सुबह राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नए पोस्टर बॉय डॉक्टर मानिक साहा वोटरों के दरवाजे पर पहुंच गए। बीते 1 महीने से घर घर जाकर प्रचार उनकी ताकत बना हुआ है। सर, कैंपेन का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है? आप हर दिन डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, पिछले 1 महीने में हमने देखा। फिनिशिंग टच है। अभी ये लोग कहते हैं, न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ या भाषण में ये लोग बोलते रहते हैं, खाली समय का खाली इंतजार है और बीजेपी चला जाएगा। मैं उल्टा बोलता हूँ, समय का मतलब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब विरोधी शून्य हो। लेकिन बीजेपी का प्रचार इतना ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 विशाल रैलियां, अमित शाह और जेपी नड्डा ने दर्जन भर से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। बीजेपी में पूर्वोत्तर राज्यों के कर्ता धर्ता हेमंत बिस्वा शर्मा ने त्रिपुरा में हाईटेक प्रचार के लिए कैंप संभाला रखा है। बंगाल और असम के कार्यकर्ता आए हुए हैं। बीजेपी के स्टार कैंपेनर जुटे हुए हैं। त्रिपुरा के गढ़ को बचाए रखने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, त्रिपुरा उसमें सबसे पहले है। त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। विपक्ष का प्रचार कुछ अलग तरह का है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों पुरानी तरह की रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और सीधे संपर्क के भरोसे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये वजूद की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के लीडर होने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने झूठ पर झूठ बोलकर अपने पद को नीचा दिखाया है।
लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचार बिल्कुल भावनात्मक है और 2 साल पुरानी त्रिपुरा मोठा को लेकर दीवानगी गजब की है। And so our campaigns have had drawn. हमारे कैंपेन में प्रधानमंत्री और अमित शाह की रैली से ज्यादा लोग आए। हमें विश्वास है कि इस बार हमारे आंकड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका देंगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने हमें मौका नहीं दिया। त्रिपुरा मोठा इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। त्रिपुरा के चुनावी दंगल में प्रचार का काम अब खत्म और अब त्रिपुरा के मतदाताओं को 16 फरवरी को राज्य का भविष्य तय करना है। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2018 की बढ़त को और आगे ले जाने की है, वहीं पारंपरिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आने से और आदिवासी इलाकों में त्रिपुरा मोठा के प्रभाव से बीजेपी का यह काम आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि त्रिपुरा के परिणाम 2024 की रेस में एक अहम पड़ाव के तौर पर साबित जरूर होंगे। सहयोगी रत्नदीप और संजय के साथ अगरतला से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया। तुर्की में पिछले दिनोों आए जबरदस्त भूकंप में गिरी इमारतों के मलबे में अब तक 8,000 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है। भूकंप आने के 141 से 195 घंटे के बावजूद 59 लोगों को जिंदा निकाला गया। मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने की संभावना अब बेहद कम बची है, लेकिन बचाव के लिहाज से अगले कुछ घंटे बेहद अहम भी हैं। अब तक 70 देशों से तुर्की में मदद पहुंच चुकी है। कुछ इलाकों में लूटपाट की भी खबरें सामने आई, जिसके बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट देखिए। तुर्की में जो भूकंप आया उसकी परतें बेशुमार हैं। हर दिन मलबे से या तो कोई शख्स या कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग जिंदा निकल रहा है। 150 से 200 घंटे के बीच भी कुछ जिंदगियां वापस लौटी हैं उस मलबे से, लेकिन हर दिन सैकड़ों और हजारों की तादाद में शव भी निकाले जा रहे हैं। इस वक्त मैं इस्तांबुल में हूं और मेरे साथ बात करने के लिए नवीद कमर हैं, जो कि यहाँ पत्रकार हैं और पिछले 7-8 दिनों से इस जलजले को कवर कर रहे हैं। नवीद, आप हमें बताइए ये जो त्रासदी है वो कितनी बड़ी है और इसके क्या दूसरे पहलू हैं? जी ये क़यामत थी और एक क़यामत टूटी थी जनूबी तुर्की में। यहाँ हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, जैसा कि आपने कहा है, और हज़ारों की तादाद में लोग जिंदा भी बचाए जा रहे हैं। अब तक हमारे पास जो फिगर्स है वो 8,000 से ज़्यादा लोगों को मलबे से बचा लिया गया है। 150 से 195 घंटे के भीतर बहुत सारे इंसान, बच्चे, 2 माह का बच्चा है, कहीं जो है ना वो 8 माह का बच्चा है, कहीं हमारे पास 7 साल के बच्चे हैं, जिंदा बचाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम रेस्क्यू की बात करें, रिलीफ की बात करें, तो रेस्क्यू और रिस्पॉन्स इमेंस रहा है। अभी तक जो जल्जले का जो मरकज था वो एशियन साइड पे था, वो साउथ ईस्ट तुर्की में था। यहाँ से इस्तांबुल से 1000 किलोमीटर के फासले पर था तकरीबन, और वो उसकी स्ट्रेच 500 किलोमीटर पे फैली हुई थी, जो तुर्की में शुरू हुआ और उसका इम्पैक्ट हमें सीरिया में भी मिलता है। अभी तक हजारों की तादाद में बिल्डिंग्स, इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं, कोलैप्स हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 करोड़ 35 लाख लोगों के करीब जो है ना सिर्फ तुर्की के अंदर खानदान और लोग मुतासिर हुए हैं। अगरचे कि आज 8वां दिन है और 9वें दिन में हम दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आज भी और आने वाले चंद घंटों में भी जो कि क्रूशियल है, उसमें हमें उम्मीद की जा रही है कि मजीद लोगों को जिंदा बचाया जाएगा। और इसमें इंटरनेशनल रिस्पांस हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अजरबैजान है, या कोई भी और मुल्क ले लें, 70 से ज़्यादा मुल्कों ने की टीमें इस वक्त रेस्क्यू में हिस्सा ले रही हैं और बहुत ही अमेजिंग जॉब कर रहे हैं। इंसान बचाए जा रहे हैं और इससे बड़ा कॉज कोई नहीं है। और हालांकि आलोचना भी यहाँ की सरकार की काफ़ी हो रही है। शुरुआत में सेना को नहीं लगाया, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये भी एक बहुत ही भौगोलिक तौर पे एक अहम जगह है, क्योंकि जहाँ हम खड़े हों वो यूरोप का हिस्सा है और इस स्ट्रेट के उस पार जो है वो एशिया का हिस्सा है। इसके बारे में कुछ बताएं कि जो भूकंप आया वो एशियाई पार्ट, जो तुर्की का एशियाई पार्ट है, उस तरफ आया। जी बिल्कुल, साउथ ईस्ट तुर्की में आया है। एशियन साइड जो है वो इस्तांबुल का एनातोलिया कहलाता है, वो उस साइड पे है। और उसमें जो जनूबी एरिया है, जनूबी तुर्की है, जो कि सीरिया के बॉर्डर के साथ लगता है, वहाँ जल्जला आया। 7.7 और 7.6 मैग्नीट्यूड की शिद्दत के जल्जले थे, जिन्होंने वहाँ ज़्यादा तबाही मचाई है। आपने दुनिया से मदद की बात की, लेकिन दुनिया के कई देश जो हैं वो सुरक्षा के हालात के चलते, जैसे कि जर्मन की जो 2
जो संस्थाएं थी उन्होंने काम रोक दिया। जो ऑस्ट्रियन आर्मी थी उन्होंने सुरक्षा के हवाले से काम रोक दिया, क्योंकि कई जगहों पे जो ग्रुप्स हैं उनमें झड़प होने लगी। तो इस तरह के क्या हालात हैं और क्या खबरें आ रही, कहीं दुकानें बंद हैं क्योंकि लूटपाट की जो वारदात है वो हो रही है? जी, ऐसा जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है उसमें कुछ ग्रीडी लोग, कुछ क्रिमिनल माइंड के लोग वो ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ हुकूमत पूरी तरह अपना अलर्ट है तो उनको पकड़ा जा रहा है। जो भी लोग इस तरह की कार्रवाई में मुलविस हैं उनको पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उनके खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जैसे गाजियान्टेप जैसा जो शहर है वहाँ से बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ आफ्टर शॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस मुतालिक क्या जानकारी है, कितने परिवार या कितनी तादाद में लोग जो हैं वो दूसरे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं? एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो नूरदा जो एक एपिसेंटर, वन ऑफ द एपिसेंटर था, उसके जो मेयर का कहना है गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा है कि जी पूरे के पूरे सिटी को डिमोलिश जो हो चुका है उसको रीबिल्ड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जब उसको रीबिल्ड करेंगे तो वहाँ से लोगों की इमिग्रेशन होगी, लोग दूसरे माइग्रेशन होगी, लोग दूसरे एरियाज में जाएंगे, लेकिन वो टेम्परेरी होगा क्योंकि कोई भी अपना घर बार नहीं छोड़ता। तो जो लोग आ रहे हैं या तो अपने रिलेटिव के पास आ रहे होंगे या उनके पास कुछ मीन्स होंगे ऐसे कि वो यहाँ पे आके ठहर सकें, या दूसरे किसी शहर में जाकर ठहर सकें जो एपिसेंटर से दूर है, जहाँ आफ्टर शॉक्स जो है वो नहीं आ रहे। देखें, ये हम इस वक्त तुर्क की बात कर रहे हैं। तुर्क पूरी तरह मुतहद है और लोगों का जो जज्बा है एक दूसरे के लिए, अपने हमवतनों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। हम देख रहे हैं कि लोग चाहे इस्तांबुल में हो, नॉर्थ में, या फिर अंकारा में हो, या दूसरे एरिया या सूबे जो कि इस जल्दे से मुतासर नहीं हुए, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने वो अपनी इमदाद जितनी हो सकती है उससे कहीं बढ़ के वो अपने हमवतनों की इमदाद कर रहे हैं। उनको शेल्टर दिए जा रहे हैं, उनको बाकायदा कंफर्ट दिया जा रहा है, जितना पॉसिबल हो सकता है। लोग इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल सतह पर भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शुक्रिया नवीद इन तमाम बातों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल वक्त है और सभी एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें, और यही वजह है कि गाजियान्टेप जैसे या नूरदा जैसे शहर से जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनको परिजन जो है अपने यहाँ रख रहे हैं, या फिर जो संस्थाएं हैं वो रख रही हैं, और लोगों ने अपने दरवाजे यहाँ पर खोल दिए हैं। और शायद इसी तरीके से तुर्की जो है इस त्रासदी से उबर पाएगा। इस्तांबुल से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।